बच्चों आज करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस का यूनिट 3। आप लोगों के लिए तो मोस्ट अवेटेड वीडियो है ये, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो जल्दी से करने वाले हैं यूनिट 3। जिस तरीके से यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ाया था, पहले पूरा रिविजन करवाया था। रिविजन करवाने के बाद आपको PYQs, MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, ये सब करवाया जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बन सके। ठीक है, इसी तरीके से यूनिट 3 आज करवाऊंगी। पहले रिविजन करवाऊंगी, फिर PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT के छुपे हुए क्वेश्चन सारे के सारे हम करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अच्छा, एक डाउट था आप लोगों का कि मैम हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो आप थोड़ा क्लियर कर दो कि कितने यूनिट्स हैं। तो बेसिकली क्या है, यूनिट्स आपके 6 ही हैं जो आपकी बुक में है। उन 6 यूनिट्स के अलावा अंदर आपके चैप्टर्स हैं। तो सारे चैप्टर्स से ही तो आपका यूनिट बना है ना, तो सारे चैप्टर्स ही मैं कवर कर रही हूँ पूरी वीडियो में। तो यूनिट 3 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी शुरू करते हैं बच्चों। पहले यहाँ पे कह रहे हैं चैप्टर 1 जो कि है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात क्या करें, जब बच्चा पैदा हो रहा है, जब बच्चा पैदा हुआ है। अर्ली एज जो होती है, अर्ली एज क्या होती है, मतलब मैं बोलूँगी 0 से 8 ईयर्स तक की जो अर्ली एज है, उस समय आपको कैसे केयर रखनी चाहिए और क्या क्या एजुकेशन के सेक्टर्स होते हैं। केयर की बात करूँ, केयर एक छोटे बच्चे की आप क्या कैसे करते हो, आप उसकी फिजिकली केयर करते हो, मेंटली केयर करते हो, फिजिकली होता है, मेंटली होता है, सोशियो इकोनॉमिकली केयर करते हो, कॉग्निटिव कोशिश करते हो उसको मैक्सिमम नॉलेज देने की, राइट। सो दीज आर बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, क्यों ये ज़रूरी पीरियड होता है। आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, किसी बच्चे के लिए उसका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जो कि क्या होता है बर्थ टू 8 ईयर्स। कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि व्हाट इज ECCE एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो यू शुड नो कि टाइम पीरियड कौन सा होता है। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है जब बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ से लेके 8 साल तक, जहाँ पे दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, जहाँ पे उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, दिमाग डेवलप हो रहा है। तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे आप रैपिड फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव एंड सोशियो इकोनॉमिकल ग्रोथ देख रहे हो। जहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसको फिजिकली कैसे ग्रोथ मिलेगी, मोटरी कैसे मिलेगी, या फिर उसको मैं भी बोलूँगी कि सोशियो इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे मिलेगी। क्योंकि एक पेरेंट को अपना पूरा टाइम देना पड़ता है बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे, है ना, क्योंकि आपको उसको समझाना भी है, पढ़ाना भी है, मैनर्स भी सिखाना है, फिजिकली भी ध्यान देना है कि वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है या नहीं ले रहा है। एम आई करेक्ट, राइट। सो इट लेज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो पूरी जिंदगी भर की लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है 0 से लेके 8 ईयर्स तक का टाइम पीरियड। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस की। अगर एक बच्चा छोटा होता है तो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हम सीधा उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो भेजोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले उसको प्ले वे में भेजोगे, डे केयर में भेजोगे। ठीक है, तो इस तरीके के वो कह रहे हैं कि बेसिक इंस्टीट्यूशंस बताओ चाइल्डहुड केयर। क्वेश्चन कैसा बनता है, मैं साथ साथ जब मैं पढ़ाती हूँ मेरी आदत है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी आप लोगों को बताती रहूँ। क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड। बच्चा छोटा है तो क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट होता है डे केयर सेंटर्स। डे केयर सेंटर्स क्या होता है, आपको पता भी है डे केयर क्या होता है। फैसिलिटीज दैट प्रोवाइड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन, जहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। यूजुअली व्हेन पेरेंट्स आर एट वर्क, आजकल का टाइम है दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बच्चे को कौन पीछे से संभालेगा। ज़रूरी तो नहीं है ना कि उनकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ भी साथ में रहते हो जो उनकी टेक केयर करें। तो बच्चे को ध्यान में रखने के लिए डे केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं, नेक्स्ट होते हैं क्रैशेस। क्रैशेस क्या होते हैं, ये भी क्रैशेज इज जस्ट लाइक डे केयर। आप फोटो भी देखोगे पहले में क्या है, जैसे कि डे केयर टाइप ऐसे बना लिए जाते हैं जहाँ पे, बट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इन्फेंट एंड टोडलर्स, ऑफन प्रोवाइडेड एट वर्क प्लेसेज फॉर वर्किंग मदर्स। जितनी भी वर्किंग मदर्स होती है, जहाँ पे दिख रहा है कि आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चे को संभालने के लिए आपने क्रैशेज खोला है। डे केयर बहुत ही छोटे बच्चों के लिए होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग है। क्रैशेज में थोड़े से स्विंग्स वगैरह डाल दिए जाते हैं जहाँ पे बच्चा टोडलर क्या होता है, अभी मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं होगा। इन्फेंट एंड टोडलर क्या होता है, इन्फेंट एंड टोडलर होता है जो क्रॉल करता है, धीरे धीरे बच्चा चल रहा है, तो अपने यंग स्टेज में ही है, तो इन्फेंट एंड टोडलर बोलेंगे। प्री स्कूल एंड नर्सरी स्कूल्स क्या होता है, प्री स्कूल एंड नर्सरी स्कूल फोकस ऑन स्कूल रेडीनेस, कि कैसे बच्चा उसको रेडीनेस है, वो तैयार है पढ़ाई करने के लिए। एज बिटवीन 3 to 5, 3 से 5 साल का जो बच्चा है वो प्री स्कूल या नर्सरी में जाता है, जहाँ पे वो अब अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान देता है कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाए, कैसे खेल कूद करे। तो जो कि आपका किड्जी हो गया, अलग अलग स्कूल्स होते हैं आपके, है ना, ट्रिनिटी हो गया, ये सारे क्या है, ये आपके किड्जी हैं। बेसिकली क्या है, ये आपके प्री स्कूल हैं, जैसे शिशु मंगल है। और आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने कहाँ से अपना करा है प्री स्कूल, नर्सरी? मैंने शिशु मंगल से ही किया था। मदर्स प्राइड हो गया, किंडरगार्टन हो गया, तो जहाँ पे बच्चे अपना स्कूल्स जाते हैं, सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट
अब इसमें और भी स्कूल्स की बात करी गई है, 2 और स्कूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेसोरी स्कूल। मॉन्टेसोरी स्कूल्स क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मारिया मॉन्टेसोरी, focusing on child directly, self placed learning, usually specialized hands on material, जहाँ पे आप बच्चों को hands on material दे रहे हो और उनको सिखा रहे हो। जैसे आजकल क्या है, बिकॉज द नाउ हम कहते हैं ना जेन अल्फा है, न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन, तो इन लोगों को सिखाएंगे कैसे? इन लोगों को सिखाते हैं कि इनको दे रही है ब्लॉक्स को प्लेस करो और नंबर्स सिखा रहे हैं, मतलब नए तरीके से, कंप्लीटली मैं बोलूँगी नए तरीके से आप सिखा रहे हो। ये मॉन्टेसोरी स्कूल्स जो होते हैं, जो कि किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल्स मतलब इनका प्रिंसिपल ये नहीं है स्कूल का, प्रिंसिपल्स मतलब किस आइडियोलॉजी पे काम करता है, मराया मॉन्टेसोरी की, जो कि चाइल्ड की ग्रोथ पे, लर्निंग पे काम फोकस करते हैं बाय हैंड्स ऑन मटीरियल। हैंड्स ऑन मटीरियल मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, तो उनको प्रैक्टिकल से सिखाया जाता है। आंगनवाड़ी तो आपने देखा होगा, ये सारे क्या होते हैं, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, आपने देखा है, ये गवर्नमेंट चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन रूरल और स्लम एरियाज़ में दिखाई देते हैं। आंगनवाड़ी क्या होते हैं, ये ऐसे डे केयर सेंटर होते हैं जो कि सरकार ने बना रखे हैं, जहाँ पे बच्चों को न्यूट्रिशन हो गया, ड्राइंग क्लास हो गया, ये सब चीज़ें, ड्राइंग्स वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, ड्राइंग, डांस, क्रिएटिव चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाया जाता है। तो ज़्यादातर आपको रूरल एरिया में और स्लम एरिया में दिखाया जाता है। आंगनवाड़ी की फ़ीस भी बहुत कम होती है, आप और जगह पे पढ़ाने जाओगे तो 3-3 4-4, आंगनवाड़ी तो ऑलमोस्ट फ्री होता है, वो उल्टा बच्चों को खाने पीने को देते हैं वो लोग। हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ECCE, लर्निंग शुड बी प्ले मेड एंड प्ले वे मेथड। मतलब क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, लर्निंग करवा रहे हो, वो एक प्ले वे मेथड में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक में, इंटरेस्टिंग वे में होनी चाहिए, सो दैट बच्चे को समझ में आए, है ना, मतलब फन वे में आप करवा रहे हो। इट शुड यूज़ आर्ट एज अ बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो ECC का मतलब यहाँ पे ये है, जो भी आप अगर प्ले स्कूल हो गया, नर्सरी में पढ़ा रहे हो, सो आपको एज अ करियर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन बच्चों के साथ डील करते हुए आपको एक आर्टिस्टिक वे में, फन वे में, क्रिएटिव वे में, जिससे उनके दिमाग में भी बैठे और उन्हें समझ में भी आए, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ द चाइल्ड मदर टंग, क्योंकि एक बच्चा बहुत छोटा होता है और उस समय उसको अपनी लैंग्वेज को बोलने में, समझने में बहुत मुश्किल होती है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर रिकॉग्नाइज करे वो अपनी मदर टंग को और ढंग से बोल पाए। अ मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरैक्शन, मतलब जहाँ पे आप बच्चे के साथ फॉर्मली भी कर रहे हो, फॉर्मली मतलब एज अ टीचर, और इनफॉर्मली मीन्स बिकमिंग हिज और हर बेस्ट फ्रेंड, एक बच्चे का फ्रेंड बन के आप उससे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो जिससे उसको नई चीज़ें भी सिखा सको और उसको नई हैबिट्स भी इनकलकेट हो, है ना। प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन ECCE, मतलब यहाँ पे क्या है, जब आप एक अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए काम कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांटेड टू बिकम एक नर्सरी का टीचर बनना है, या फिर आपको इन फ्यूचर मान लो एंटिटी के साथ डील करना है, बच्चों के साथ डील करना है, तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। मैं बोलती हूँ एक प्ले स्कूल की टीचर है तो उसके अंदर क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको आगे बच्चों के साथ डील करना है तो क्या स्किल्स होनी चाहिए। इमेंस पेशेंस पहला स्किल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि व्हाट आर द स्किल्स वन शुड हैव टू बिकम और टू हैव अ करियर इन ECCE। तो अगर उसमें करियर बनाना है तो एक बंदे के अंदर क्या क्या मेथड होने चाहिए, क्या क्या स्किल होना चाहिए। पहला, इमेंस पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। जब आप बच्चों के साथ डील कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप उनकी बात भी सुनो और अपनी बात को भी रख पाओ। तो उन दोनों चीज़ों के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अ जेन्युइन लव फॉर चिल्ड्रन, जब हम बड़ी क्लासेस की टीचर्स की बात करते हैं तो वो आती हैं और पढ़ा भी जाती हैं, उनको एक जेन्युइनली कनेक्शन नहीं होता आप लोगों से, उनको होता है कि हाँ ये बैच है, कुछ बच्चों से अटैचमेंट होती भी है, बट एक जेन्युइन लव एंटिटी की टीचर्स को होना ही चाहिए। मतलब अ टीचर हु इज़ वर्किंग इन प्ले स्कूल, डे केयर, वहाँ पे अगर आप एक मेंटर हो, एक बच्चे के केयर टेकर हो, तो आपके अंदर एक अफेक्शनेट लव होना चाहिए फॉर ऑल योर स्टूडेंट्स। क्रिएटिविटी, कहते हैं कि एंटिटी टीचर्स, नर्सरी टीचर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं, आप उनके बोर्ड्स देखो, क्योंकि वो बच्चे को मतलब मोस्ट क्रिएटिव, फनी वे, बहुत फनी वे में, फन वे में, क्रिएटिव वे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना जानते हैं। एनर्जी बहुत हाई होती है। मैं जितनी भी टीचर्स को देखती हूँ एनटीटी वगैरह की, ऐसा नहीं है 11th-12th की तरह नहीं है कि आपको पढ़ा दिया और चलते बनेगा, ऐसा नहीं। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज क्योंकि वो बच्चों को पहले पोएम सिखाती हैं, ढंग से उन पे पोएम पे ध्यान देती हैं कि क्या क्या उनके वर्ड्स हैं, उसको ढंग से बोलती हैं और बार बार रिपीटेटिव बोलती हैं। अगर उन्हीं की एनर्जी वीक होगी, ऐसे करके जाएंगी क्लास में, हाँ जी आज आपको क्या पढ़ाना है, फ्रिक्शन पढ़ाना है या फिर मोशन पढ़ाना है, तो फिर उनको मज़ा नहीं आएगा ना, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि एक छोटे बच्चे को तो वो कहते हैं कि जो उनके साथ इंटरेक्ट करे, बातें करे, फ्रेंडली
बिहेवियर हो वो लोग पसंद आते हैं। गुड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज़, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानियों के थ्रू, अब मैं भी तुम्हें पढ़ाती हूँ तो बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ जिससे कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ सके। ये एक अच्छी टीचर की खासियत होती है कि चाहे वो छोटे बच्चों के साथ डील करे वो, बिकॉज स्टोरी से आप जल्दी वो करते हो, अपने आप को रिलेट कर पाते हो। क्वालिफिकेशन, इफ़ यू हैव टू डील विद अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, अगर आपको अर्ली चाइल्ड केयर के एजुकेशन में जाना है तो क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। मतलब इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ प्ले स्कूल, आपको डे केयर या कुछ अपना भी खोलना है, उसके लिए आपको पहले डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर या तो आप डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं एनटीटी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिप्लोमा इन ईसीसीई, या फिर आपके पास डिप्लोमा कर लो ईसीसीई में, या बैचलर डिग्री इन चाइल्ड डेवलपमेंट, आप एक बैचलर डिग्री कर लो चाइल्ड डेवलपमेंट या होम साइंस में, ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 1 में अभी आपको समझ में आया कैसे हम बच्चों के साथ डील करते हैं, क्या क्या उनके पास स्कूल्स की अपॉर्चुनिटी होती है। चैप्टर 2 है मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। कहने का मतलब ये है कि इसमें चैप्टर 2 में हम डील करेंगे कि क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या क्या सपोर्ट एंड सर्विसेज या इंस्टीट्यूशंस प्रोग्राम सरकार बनाती है बच्चों के लिए, यूथ मतलब टीनेजर्स के लिए, और एल्डरली मतलब अडल्ट्स के लिए। अब आप बोलोगे क्या हमें हर स्टेज पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है? येस, द रियल फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट बता रही हूँ, बच्चे की स्टेज में भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है, यूथ की स्टेज में तो मैक्सिमम देखी ही जाती है, और अडल्ट की स्टेज में भी होती है। पहली चीज़ यहाँ पे हम क्या फोकस करने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ग्रुप्स दैट आर वल्नरेबल, जो कि हाई रिस्क पे हैं। तीनों ग्रुप, बच्चा, टीनेजर और अडल्ट, ठीक है, मतलब 2 साल का बच्चा भी और 40 साल का इंसान भी, सब वल्नरेबल है, अपने अपने रिस्क पे हैं। बट सबकी लाइफ में, मतलब सबके फेज में रिस्क अलग अलग है, ठीक है। बच्चे की क्या होता है, चिल्ड्रन की मैं बात करूँ, वाई वल्नरेबल, क्यों होते हैं ये वल्नरेबल? कंप्लीट फिजिकल एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस। मैक्सिमम पॉइंट, एक छोटा बच्चा क्या हो सकता है, ना वो खुद अपने लिए खाना बना सकता है, ना वो अपनी केयर कर सकता है, ना वो अपने आप को नहला के कपड़े पहन सकता है, ना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ना वो कमा के खा सकता है। तो एक वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी मतलब ये लोग क्यों रिस्क पे सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक बच्चा हर तरीके से डिपेंडेंट होता है अडल्ट्स के ऊपर, है ना, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसी के लिए अब यहाँ पे एक आपका होता है जेजे एक्ट, जिसको मैं बोलती हूँ जेजे एक्ट। पेपर में कभी कभार जेजे एक्ट डायरेक्ट हो जाता है, तो बच्चे मेरी शक्ल याद करते हैं कि जेजे एक्ट क्या होता है। वो बेसिकली होता है जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मतलब क्या है, जुवेनाइल जस्टिस इज केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पे आप बच्चों की केयर कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये एक क्रूशियल लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है जो 2 कैटेगरीज के बच्चों के साथ काम करता है। जेजे एक्ट कौन सी 2 कैटेगरीज के बच्चों के साथ काम करता है? पहला, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ऐसे बच्चे जिनका कॉन्फ्लिक्ट है लॉ के साथ। लॉ के साथ मतलब जिनका लॉज के साथ, रेगुलेशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने क्राइम कर लिया अर्ली एज। बच्चा क्या होता है, ना समझ होता है, कभी उसने नाइफ से या कुछ भी ऐसा क्राइम कर लिया, बच्चे के हाथों हो गया, तो क्या हम उसको अडल्ट के एज में रखेंगे, प्रिजन में रखेंगे? नहीं ना, हम जहाँ पे अडल्ट लोगों को प्रिजन में रखते हैं वहाँ हम बच्चे को नहीं रख सकते। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में बच्चे को भेजा जाता है ऑब्जर्वेशन हाउस में, ऑब्जर्वेशन होम्स बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे को प्रॉपर उसकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि आप उसको अडल्ट के साथ तो प्रिजन में रख ही नहीं सकते। तो वट यू विल डू, दोज हु हैव कमिटेड एन ऑफेंस, जिसने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई क्राइम कर दिया किसी बच्चे ने, दे आर सेंट टू ऑब्जर्वेशन होम। उनको कहाँ भेज दिया जाता है? ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाता है, नॉट अडल्ट प्रिजन। अडल्ट प्रिजन में नहीं भेजा जाता। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब ऐसे कौन बच्चे होते हैं, जो कि ऑर्फन हो गए, अनाथ बच्चे हो गए, जो कि रन अवे हो गए, या फिर एब्यूज चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ नेचुरल डिजास्टर में जिनके पेरेंट्स नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इनके लिए चिल्ड्रन होम्स बनाए जाते हैं। जैसे ये बोलूँ कि वहाँ पे बच्चों को ऑर्फनेजेस बनाए जाते हैं, जहाँ पे 8 से 10 बच्चे छोटे घरों में होते हैं, और उनकी एक मदर टेकर होती है, बेसिकली एक लेडी होती है जो उन 10 बच्चों का ध्यान रख रही होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर कि क्या इसका क्रूशियल फ्रेमवर्क है और 2 कैटेगरी पे काम करता है। तो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन।
नेक्स्ट हम आते हैं SOS चिल्ड्रंस विलेजेस। SOS चिल्ड्रंस विलेजेस का मतलब क्या है? एन इंडिपेंडेंट NGO प्रोवाइडिंग फैमिली बेस्ड केयर। एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि फैमिली को केयर देती है। अब फैमिली को केयर कैसे दे रही है? फैमिली को बेस्ड केयर दे रही है चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो अगर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो उनके लिए विलेज बनाई जा रही है, घर बनाया जाता है। मतलब हर विलेजेस के अंदर बेसिकली 8-10 चिल्ड्रन को एक जगह पे हम लोग प्रॉपर उनको फैमिली जैसा इन्वायरमेंट देते हैं, ठीक है। और दे हैव एन SOS मदर, वहाँ पे एक लेडी होती है जो उनका ध्यान रखती है, जिसको हम SOS मदर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? व्हाट आर SOS चिल्ड्रंस विलेजेस? Here basically the children who have lost their parents, they live there, so they have like a multiple houses in which 8 to 10 children live together, they form a bond, एक family का bond बनाते हैं और उनका ध्यान रखने के SOS मदर होती है। एडॉप्शन क्या होता है? The legal process of taking a child into one's family। एडॉप्शन का सीधा सा मतलब ये है कि आप एक लीगल एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो जिससे एक बच्चे को आप अपनी फैमिली में रख रहे हो, पैदा कर रहे हो, मतलब पैदा क्या कर रहे हो, उसको रेस कर रहे हो, है ना। रेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप उसको ग्रो कर रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो, उसके खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, उसकी स्टडीज़ का ध्यान रख रहे हो, उसकी फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रख रहे हो, वो होता है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब लीगल प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ चाइल्ड इनटू वंस फैमिली, रेजिंग देम एज वंस ओन। यूथ, अब आप पूछोगे कि भाई बच्चे वल्नरेबल हैं, समझ में आता है कि वो डिपेंडेंट है, हम तो टीनेजर है, मतलब ये तो हमारी एज की बात हो रही है। अब आप लोगों की एज क्या होती है? 18, मैं बोलूँगी 15 से लेके 29 तक का जो एज ग्रुप होता है अडल्ट से बीच का, चिल्ड्रन, देन यू आर टीनेज एंड देन अडल्ट। जो टीनेज वाली होती है दे आर वेरी मच वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ दे फेस करियर एंजाइटी। हर किसी को 12th के बाद करियर एंजाइटी होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी आपको इतने प्रेशर में डाल देती है दैट यू नीड टू परफॉर्म, यू नीड टू डू। अगर आप घर बैठ जाओगे फिर भी आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, यहाँ पे आपकी आप एक ऐसा टाइम होता है जहाँ आप अपनी खुद की पहचान ढूंढ रहे हो, आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो। एक्सपोजर टू सब्सटेंस एब्यूज़, और एक्सपोजर ढूंढ रहे हो टू सब्सटेंस एब्यूज़ कि कैसे मैं अपने आप को ग्रो करूँ, क्या मैं अपने करियर चॉइसेस लूँ, क्या पीयर प्रेशर है, ये सब चीज़ों से आप वल्नरेबल होते हो एज एन टीनेज, ठीक है। यूथ प्रोग्राम, अब इसके रिगार्डिंग हमारे गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम निकाले, ठीक है, बच्चों के लिए निकाले, ऑर्फनेजेस वगैरह बनाए। यूथ प्रोग्राम क्या निकाला? डिज़ाइन फॉर स्किल डेवलपमेंट। डिज़ाइन फॉर स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पे यूथ को स्किल दी गई है, डिसिप्लिन दिया गया है, नेशन बिल्डिंग सिखाई गई है। मतलब हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी स्किल्स बनाएं, है ना। ये इसलिए कि जिससे कि वो अपनी पहचान बना पाएंगे, जब उनके पास स्किल्स होगी तभी वो अपनी कोई आइडेंटिटी कर पाएंगे, डिसिप्लिन में रहें और नेशन के लिए काम करें। तो इसकी एक पहली सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं NSS, दैट इज़ योर नेशनल सर्विस स्कीम। NSS क्या काम करती है? एनकरेजेस स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस। यहाँ पे ये कम्युनिटी सर्विस में कि भाई आप लोग ब्लड डोनेशन कैम्प में काम करो, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ विलेज क्लीनलीनेस पे काम करो, स्वच्छ भारत अभियान पे काम करो। तो ये एक नेशनल सर्विस स्कीम है। आपके कोर्स के अंदर ये 3 स्कीम है, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। जिसमें से आपको अगर याद करने का तरीका बता देती हूँ, अगर ये ऐसे आ जाए NYKS तो मतलब 4 है आपके लेटर्स, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन है। 3 वाले में नेशनल पहले आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेहरू है या नेशनल है, कभी MCQ में आ जाए तो नेशनल सर्विस स्कीम क्या होती है? जहाँ पे बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के लिए आप एनकरेज करते हो। नेहरू युवा केंद्र, युवा केंद्र, केंद्र का मतलब ये होता है जहाँ पे आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हो अबाउट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब हैंड पेंटिंग हो गया, परफॉर्मेंस आर्ट हो गया, मैं आपको बोलूँ डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सारी आपकी कल्चरल है। देन लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जहाँ पे आप अपने कॉटेजेस वगैरह में काम कर रहे हो, लोकल डेवलपमेंट कर रहे हो। नेशनल कैडेट कॉर्प्स क्या होता है? NCC, जो कि आपको बेसिकली बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल्स और कॉलेजेस में दी जाती है जिससे उनमें पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आए अपने देश के लिए, प्लस डिसिप्लिन में रहे। अब मैंने चिल्ड्रन बता दिए कैसे परेशान है, आपको ये भी बता दिए कि वो टीनेज कैसे परेशान है, राइट। तो अब हमारी आती है एल्डर, यूथ कैसे ये भी बता दिया। अब एल्डरली पे आते हैं जो कि आपकी अडल्ट कैटेगरी है। तो ये क्यों वल्नरेबल है? डिक्लाइनिंग फिजिकल हेल्थ, क्योंकि अब इनकी हेल्थ धीरे धीरे व्हेन यू बिकम अडल्ट योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो गेट डिक्लाइन। आपकी फिजिकल हेल्थ जो पहले है वो आपकी बाद में नहीं रहती है। लॉस ऑफ रेगुलर इनकम, मैक्सिमम टाइम, बिकॉज मैक्सिमम टाइम पीपल हैव सेविंग्स, उनके पास सेविंग्स है बट उनकी
उनकी जो एक्टिव इनकम है, जो उनको डायरेक्ट मिलती थी, जैसे रिटायर हो गए, वो उनकी खत्म हो गई है। तो लॉस ऑफ रेगुलर इनकम, आइसोलेशन मेजर पॉइंट। अब वो अपने उनके बच्चे चले गए हैं, बाहर पढ़ने चले गए हैं, किसी की 2 बेटियां थी, उनकी शादी हो गई है, तो लोनलीनेस है वहाँ पे, बहुत आइसोलेशन और लोनलीनेस है। डिपेंडेंस ऑन चिल्ड्रन, तो 4 फैक्टर मैंने तुम्हें बता दिए। एज एन अडल्ट क्यों ये वल्नरेबल है, क्यों? बिकॉज देयर हेल्थ इज गेटिंग डिक्लाइनिंग, they don't have any regular income, they feel very isolated, very loneliness, they don't have that circle also जो उनका पहले होता था। and dependent on children, और अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है in terms of their physical health और मे बी monetary also। सपोर्ट सर्विसेज, अब गवर्नमेंट क्या करती है, देखो बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने करा, इसी तरीके से यूथ के लिए करा, और इसी तरीके से गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स अडल्ट के लिए भी निकालती है। अडल्ट के लिए कैसे, ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं, जिसको जैसे कि कभी कभार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं ना, माँ बाप को निकाल देते हैं, तो ओल्ड एज होम में क्या है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, जो भी अडल्ट हैं उनको खाना प्रोवाइड करना, छत शेल्टर प्रोवाइड करना, एंड मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। डे केयर सेंटर्स क्या होता है, प्लेसेस वेयर एल्डरली पीपल कैन सोशलाइज। डे केयर सेंटर्स मतलब मान लो अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, दिन में आपका मन लगाने के लिए इट इज़ हैविंग डे केयर सेंटर, जहाँ पे कम्युनिटी है, बहुत सारे अडल्ट लोग हैं, आपस में वो सोशलाइज करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दे इंटरैक्ट वाइल देयर फैमिलीज आर एट वर्क, और वो लोग अपना आपस में बातचीत करते हैं, सोशलाइज करते हैं, एनकरेज करते हैं, एक दूसरे को एंगेज करते हैं एक्टिविटीज़ में, और उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे काम कर रही होती हैं उस टाइम। मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स, आई होप कि शायद आपने कभी देखा नहीं होगा मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स होते क्या है, बट ये बहुत अच्छा पिक्चर लगा रखा है मैंने आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक बस की तरह, ये जो आपको दिखाई दे रही है वैन की तरह, एक मोबाइल का मतलब यहाँ पे फ़ोन नहीं है, मोबाइल का मतलब जो कहीं भी मूव कर सके। ये एक मेडिकल क्लिनिक है जो कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्या होता है, अडल्ट कभी कभार चल नहीं पाते, राइट, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन, ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मोबाइल मेडिकल क्लिनिक होता है, जो उनकी सोसाइटी में या उनके घर के नीचे आ जाते हैं और उन्हें चेकअप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेडिकल वैन्स होती हैं दैट विजिट लोकल कम्युनिटीज़, और लोकल कम्युनिटीज़ में जाती है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द एल्डरली हु कैन नॉट ट्रैवल। तो जो एल्डर लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, उन लोगों को वो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बच्चों अब करने वाले हैं हम एनसीईआरटी बॉक्स के हाइलाइट्स। मैंने बोला था कि अब हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे वीडियो के लास्ट में, एनसीईआरटी के हम लोग कुछ हाइलाइट्स करते हैं जो कि आपके हिडन बॉक्सेस होते हैं, प्लस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज कंसिडर्ड यूथ। बेसिकली यूथ के ऊपर क्वेश्चन है कि यूथ का कौन सा एज ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो 2014 में हुई थी लॉन्च। व्हाट एज ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द यूथ, तो यूथ कौन है, तो 15 से 29 साल का जो बच्चा है, इंसान है, वो यूथ ही कहलाता है, मतलब कि 15 से 29, 15 to 29। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर ECCE, मतलब विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। ये ऐसा कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये बोलता है कि हर स्टेट में यहाँ पे आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन देनी चाहिए फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। 6 साल तक आप बच्चों को पूरी एजुकेशन दो, अर्ली चाइल्ड केयर दो। ये कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 45। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 45। डायरेक्ट भी आ सकता है कि ECC के कौन से आर्टिकल का पार्ट है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 45। SOS चिल्ड्रन विलेजेस फाउंडर, क्वेश्चन डायरेक्ट है कि हु फाउंडेड SOS विलेज। बेसिकली SOS चिल्ड्रन विलेज ये और कौन से साल में, ऑस्ट्रिया में, नॉट इन इंडिया। SOS ये जो चालू किया था, इन्होंने किया था हरमन मैनर ने 1949 में ऑस्ट्रिया में। सारी सिचुएशन देख के, ऑर्फनेजेस, बच्चों को देख के, ऑर्फन्स को देख के, ये सब को देख के उन्होंने चिल्ड्रन विलेजेस का कॉन्सेप्ट चालू किया था, जहाँ पे आपको पता है कि 8-10 बच्चे एक घर में होते हैं और उनकी टेक केयर के लिए SOS मदर होती है। एक्सपैंडिंग की एब्रीवेशंस, आपके ना कोर्स में एब्रीवेशंस बहुत है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या है ICDS क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज मैंने यूनिट 2 में भी पढ़ा है कि कैसे IDS काम करता है, क्या क्या डेवलपमेंट सर्विसेज होती है। कारा इज द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जहाँ पे सेंट्रल एडॉप्शन है रिसोर्स का। बेसिकली ये एडॉप्शन जो भी इंडिया के अंदर लीगल एडॉप्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड और उसकी अथॉरिटी आपके
कारा के पास है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे। व्हाट आर द एसेंशियल स्किल अ केयर गिवर केयर टेकर मस्ट पोजेस फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन ECCE। अगर आपको ECCE में बहुत अच्छा करियर होना चाहिए तो क्या आपके अंदर एसेंशियल स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पे पहले एक फोटो लगी हुई है, पहले उसको देख लेते हैं, बड़ी प्यारी फोटो है जो कह रही है पहले एंजॉय वर्किंग विद चिल्ड्रन। ठीक है, आप अगर आपको इस कैटेगरी में चाइल्ड केयर टेकर वगैरह में जाना है तो बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच बी क्रिएटिव एंड मेकिंग थिंग्स विद वेरी फन, है ना। आप अपनी चीज़ों को फन के वे में क्रिएटिव तरीके से समझा रहे हो। यू आर वेरी कंपैशनेट, आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो अपने प्रोफेशन को लेके, बच्चों के लिए प्यार को लेके आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो। यू आर पेशेंट, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है बच्चों को सुनने का, समझने का। वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, ये नहीं कि उनको मार दिया, तो आपके अंदर क्या होगा, उसको ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। ठीक है, अब आते हैं आपके जो कोर्स के 3 पॉइंट है। पेशेंस एंड एम्पैथी टू हैंडल द मूड स्विंग्स ऑफ वेरी हाई एनर्जी ऑफ यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के अंदर ना इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हर बात पे या तो एकदम से रो देंगे या एकदम से खुश हो जाएंगे, हंसते रहेंगे। तो ये जब इनके इतने मूड स्विंग्स होते हैं तो इनको हैंडल करना आना चाहिए एज अ चाइल्ड टेकर विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। और आपको फ्रस्ट्रेट होने की तो बार बार रो रहा है, कभी बार बार हंस रहा है, क्योंकि आपको उस बच्चे का मूड और पेशेंस और एम्पैथी के साथ समझना पड़ेगा। क्रिएटिविटी द एबिलिटी टू प्लान एंगेजिंग, कि आपको हर समय उसको एंगेज रखना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ कर सकते हो या बच्चों के साथ खेल के कर सकते हो, जिससे कि प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्राफ्ट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था माउंट सेरा के बारे में जब मैं बता रही थी, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने क्रिएटिव वे में, जैसे ब्लॉक्स के थ्रू हो गया है, किसी चार्ट के थ्रू बच्चों को सिखा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के सेशंस कर रहे हैं टू कीप द चिल्ड्रन इंटरेस्टेड, जिससे कि क्या हो, उनके बच्चे क्या हो, इंटरेस्टेड रहें उनकी बात सुनने में, अपना इंटरेस्ट दिखाएं। ऑब्जर्वेशनल स्किल, व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल स्किल? टू मॉनिटर ईच चाइल्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब ये है जहाँ पे बच्चे की फिजिकली भी आप उसको हर स्टेज पे देख रहे हो कि हाँ ढंग से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है नहीं ले रहा है, ढंग से खा रहा है नहीं खा रहा है, मैनर्स डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे, और साइकोलॉजिकल मतलब उसका बिहेवियर भी आप देख रहे हो कैसे वो काम कर रहा है। स्पॉट एनी अर्ली साइन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज और बिहेवियरल इशूज़, कि उसके बिहेवियर में तो कोई इशू नहीं है, क्या उसे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लर्निंग में तो कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही, क्या वो किसी चीज़ में वीक तो नहीं है। आपको इन सब चीज़ों पर बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ क्रैश एंड अ डे केयर सेंटर। अच्छा, मुझे इन दोनों में आपको एक बार मैं बता देती हूँ। क्रैश वो होता है, मैंने आपको शायद पहले उल्टा बता दिया था, क्रैश वो होता है जहाँ पे 0 से 3 साल तक जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर्स होते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए व्हेन देयर पेरेंट्स आर वर्किंग। दोनों ही केसेस में पेरेंट्स नहीं होते हैं साथ में, तो इसलिए वो अपने बच्चों को डे केयर या क्रैश में भेजते हैं। क्रैश में बच्चा बहुत छोटा होता है, वेरी यंग इन्फेंट, बहुत छोटा बच्चा होता है, टोडलर होता है, यूजुअली 0 से 3 साल तक का होता है, जहाँ पे पेरेंट्स आर एट वर्क प्लेस, सो दे नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ देम। डे केयर में क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, जहाँ पे उनको प्री स्कूल जैसी फीलिंग आती है, उनको गेम्स वगैरह करवा रहे हो, फन एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, सो दैट वो अपनी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहें। ठीक है। What are the elderly considered a vulnerable group in today's society? Why are considered elder, जो adults हैं वो क्यों vulnerable है? मैंने तुम्हें बताया था 4 रीज़न है। पहला, डिक्लाइन ऑफ फिजिकल हेल्थ, फिजिकली वो उनकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, अब उनमें इतना स्टेमिना नहीं है, तो उनको क्रॉनिक इलनेस हो रही है, बीमारियाँ हो रही है, एंड रिड्यूस मोबिलिटी, अब मूवमेंट बॉडी की कम हो रही है। फाइनेंशियली, बिकॉज नाउ दे आर नॉट हैविंग एनी एक्टिव इनकम ना, हर महीने पैसा आ रहा है, अब वो चीज़ है नहीं उनके पास, क्योंकि जॉब वगैरह होती नहीं है रिटायरमेंट के बाद। सो लॉस ऑफ एक्टिव इनकम, वहाँ पे एक्टिव इनकम लॉस हो चुकी है, पोस्ट रिटायरमेंट हो चुकी है, मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन, और बच्चों के ऊपर वो बहुत डिपेंडेंट है, इस वजह से फाइनेंशियली। और तीसरा पॉइंट, सोशियो इमोशनल क्यों? क्योंकि नाउ द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली थी बट अब बच्चे बाहर चले गए हैं, और मे बी दे हैव माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस फॉर जॉब्स, सो दे आर फीलिंग वेरी लोनली, बहुत अकेलापन है और आइसोलेटेड है, इस वजह से उनको सोशियो इमोशनल लॉस है। अब हम आते हैं PYQs पे अपने, फिर हम अपने MCQs करेंगे। PYQs क्या कहता है? डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ SOS चिल्ड्रन विलेजेस। आपको ऑलरेडी पता है SOS क्या काम करता है, आप ये भी बता सकते हो किसने फाउंड किया था ऑस्ट्रिया में 1949 में। इट इज़ एन इंटरनेशनल NGO दैट पायनर्ड अ फैमिली अप्रोच, ये एक फैमिली अप्रोच करता है, लॉन्ग टर्म केयर ऑफ ऑर्फन एंड अबंडन चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो ऑर्फन है, ठीक है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, दे हैव लूज देयर पेरेंट्स, ठीक है, तो उन अबंडन चिल्ड्रन को ये एक फैमिली अप्रोच देता है, उनकी टेक केयर करता है। ठीक है,
कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है। अनलाइक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल ऑर्फनेजेस, पहले की तरह जो ऑर्फनेजेस होते हैं वैसे नहीं। चिल्ड्रन लिव इन स्मॉल हाउस, घर में रहते हैं अच्छी तरीके से। अबाउट 8-10 चिल्ड्रन लिव टुगेदर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। क्या बहुत अच्छी बात बोली है कि छोटे छोटे घरों में 8-10 बच्चे एक साथ ब्रदर एंड सिस्टर की तरह रहते हैं। दे आर केयर्ड बाय एन SOS मदर, और उनका ध्यान कौन रखता है, SOS मदर रखती है। हु मैनेजेस द हाउस होल्ड एंड प्रोवाइड अ स्टेबल लविंग फैमिली। तो एक मदर उन 10 बच्चों को बहुत प्यार से रखती है, उनके खाने पीने का ध्यान रखती है, उनके साथ बहुत प्यार से रहती है, एक फैमिली लाइक इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। सेवरल सच हाउसेज फॉर्म एन SOS विलेज क्रिएटिंग अ सपोर्टिव कम्युनिटी। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घर होते हैं और एक कम्युनिटी बना देते हैं SOS की, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि जहाँ पे छोटे छोटे घर में, अगर एक घर में 8-10 बच्चे हैं तो ऐसे अगर 5-10 घर की एक छोटी कम्युनिटी हो गई जहाँ पे सारे बच्चे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज JJ एक्ट, व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो बेसिकली जो आपका JJ एक्ट है उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। पहला, द चिल्ड्रन विद द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जिनका कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है लॉ से, लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। जहाँ पे ये बात लॉ बोलता है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ अंडर द एज ऑफ 18 साल से बच्चा छोटा है एंड हैव कमिटेड द ऑफेंस और क्राइम, उसने ऑफेंस किया है, क्राइम करा है, तो द फोकस इज ऑन द रीफॉर्मिंग देम, उनको रीफॉर्मिंग करे हुए उनको ऑब्जर्वेशन होम में डालोगे, स्पेशल होम में डालोगे, बट उनको आप पनिश नहीं करोगे लाइक अडल्ट जेल। क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, इमेच्योर होता है, उसको नॉलेज ही नहीं होती, तो आप उसको जेल में डालोगे थोड़ी। अगर उसने क्राइम करा है तो आप उसको ऑब्जर्वेशन होम में डालोगे। चिल्ड्रन इन केयर एंड टेक केयर ऑफ प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे जिनके हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन डिजास्टर वगैरह, तो उनको आप क्या करोगे, आप उनको प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन दोगे बाय चिल्ड्रन होम, उनको प्रोवाइड करोगे शेल्टर, एजुकेशन एंड रिहैबिलिटाइजेशन। एक्सप्लेन नेम एनी 2 यूथ प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट देयर मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूथ के लिए कौन से 2 प्रोग्राम कराए। आपको याद हो तो मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, 2 नेशनल वाले और एक नेहरू वाला, ठीक है। तो नेशनल वाले 2 को आप लिख सकते हो यहाँ पे अगर आप चाहो तो। NSS क्या हो गया, नेशनल सर्विस स्कीम। ऑब्जेक्टिव इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स का। कम्युनिटी सर्विस है, मतलब बच्चों को बोल रहे हो कि ब्लड डोनेशन करो, लिटरेसी ड्राइव्स करो, बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन दो। और कैडेट कॉर्प्स क्या होता है, जहाँ पे कॉर्प्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपको मिलिट्री की एजुकेशन दी जा रही है जिससे आप डिसिप्लिन में लो। तो आपको लीडरशिप सिखाया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करा जा रहा है, एक अच्छा करेक्टर बनाया जा रहा है, एंड आप ये सीख रहे हो कि हाउ टू वर्क फॉर द नेशन, ठीक है, सेल्फलेस सर्विस कैसे दे रहे हो। नेक्स्ट मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आती हूँ। अकॉर्डिंग टू द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी, द यूथ एज ग्रुप इन इंडिया इज, तो यूथ का क्या एज ग्रुप होता है, 15 से 29 साल, है ना। ये वाला क्वेश्चन पीछे भी आया था, 15 से 29 साल आपका यूथ का एज ग्रुप होता है। बेस इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रोवाइडिंग अ फैमिली लाइक इन्वायरमेंट। कौन सा फैमिली लाइक, ऑब्जर्वेशन होम तो उनको भेजा जाता है जो क्राइम करते हैं, आंगनबाड़ी तो पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट का है। SOS चिल्ड्रन विलेज, SOS चिल्ड्रन विलेज क्या होता है, जहाँ पे उनको मदर फिगर ऑर्फन चिल्ड्रन का ध्यान रखती है, फैमिली लाइक इन्वायरमेंट बनाते हैं टू ऑर्फन चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ, विद अ डेडिकेटेड मदर फिगर, जहाँ पे एक अच्छी मदर उनका ध्यान रखती है। अ चाइल्ड हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम फॉल्स अंडर विच कैटेगरी अकॉर्डिंग टू JJ एक्ट। अगर किसी बच्चे ने क्राइम करा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उसने क्राइम करा है तो केयर एंड प्रोटेक्शन देंगे, बिल्कुल भी नहीं। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ हो सकता है, डेस्टिट्यूट चाइल्ड नो, वल्नरेबल चाइल्ड नहीं। तो चाइल्ड जिसने अपना क्राइम किया, कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ECCE। तो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, कौन इसमें से कौन सा उसका प्रिंसिपल नहीं है। प्लेवे मेथड, ये तो होता है। एंड देन रोट मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, मतलब रट्टाफिकेशन करना। रिकॉग्निशन ऑफ मदर टंग, मदर टंग को समझाना, बच्चे को सिखाना। आर्ट एज अ बेस ऑफ एजुकेशन, आर्ट को अपना बेस बनाना एजुकेशन का, तो आंसर होगा रोट मेमोराइजेशन। क्योंकि बच्चा जब अर्ली एज में है, अपना 6 साल का जितना छोटा होता है, तो आप उसे टेक्स्ट बुक्स थोड़ी रटवाओगे, आप उसको मदर टंग सिखाओगे, लैंग्वेज बोलना सिखाओगे, क्रिएटिव माइंड डेवलप करोगे। द सेंट्रल नोडल एजेंसी दैट रेगुलेट एंड मॉनिटर ऑल एडॉप्शन इन इंडिया, एक ऐसी एजेंसी जो जितने भी एडॉप्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर उसका रिकॉर्ड रखती है, उसको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, वो कौन सी होती है आपकी। ICDS नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होती, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं। कारा, यस कारा होगी, यहाँ पे क्या होगा आपका, कारा होती है, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ एडॉप्शन, ठीक है। NYKS वो भी नहीं होती।
सो गाइज आई थिंक यू लव दिस वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा यूनिट 3 में। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू गाइज यूनिट 4, क्योंकि वो तो मेरा बेस्ट है। आई एम अ डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन, तो फैब्रिक और अपैरल तो पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही प्यार से मैं आपको उसको समझा भी दूंगी। अगर यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं देखिए, जाके देख के आओ, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट द चैनल। एंड आई एम गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, सो दैट 12th के बाद अपना करियर बना सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह आपको थोड़ा सिखा देंगे अच्छी तरीके से, सॉफ्टवेयर सिखा देंगे, सो दैट कि अगर इंटर्नशिप्स वगैरह अप्लाई करनी होगी तो आप इजीली कर सको। चलो बाय बाय।